बहुत छोटा है ना, आप गोद में नहीं संभाल पाओगे। आदि जिद करते हुए बोला। नहीं, आप दोनों दंडे हो, मैं जा रहा हूँ माँ के पास। आप दोनों की शिकायत करूंगा, बोलूंगा मुझे मेरा भाई नहीं देते आप दोनों। और दौड़ते हुए आदि राधिका के पास चला जाता है। राधिका को अब तक होश आ जाता है, वो लेटी रहती है। तभी अम्मा भी अंदर चली जाती है बच्चे को लेकर, और बाबूजी बाहर डॉक्टर के पास बाकी जानकारी लेने चले जाते हैं। अंदर भागकर आदि राधिका के पास पहुंचता है और उसके बेड के बगल में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर राधिका को देखता है जो आंखें बंद किए लेटी रहती है, तो आदि धीमी सी आवाज में उससे कहता है, माँ सुनो। उसकी आवाज सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जल्दी से आंखें खोल आदि को देखती है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, कैसा है मेरा प्यारा बेटा। आदि ने अपनी शिकायत शुरू की। माँ सुनो ना, वो दादा दादी मुझे मेरे भाई को गोदी लेने नहीं दे रहे, और आप बोलो ना मुझे देने को। तभी अम्मा बच्चे को गोद में लेकर आते हुए बोलती है, आदि अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब लेना, ठीक है। आदि ने खुद को थोड़ा तंग कर दिखाया। नहीं दादी, देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर दादी की तरफ मासूमियत से देखकर कहता है, माँ हो गया ना मैं बड़ा। राधिका उसकी मासूमियत देखकर हंस पड़ती है और बोलती है, हाँ माँ, देखो हमारा आदि कितना बड़ा हो गया है, अब तो उसका छोटा भाई भी आ गया है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बात तो है। आदि ने तुरंत मौका ताड़ा। लाइए फिर दीजिए मुझे मेरा भाई। राधिका समझ गई अब ये जिद नहीं छोड़ेगा, तो वो आदि को अपने बगल में बिठा लेती है और खुद धीरे से थोड़ी उठकर बैठ जाती है। फिर अम्मा से बच्चे को लेकर आदि की गोद में देती है और बोलती है, लो मगर ऐसे ही लिए बैठे रहो, कहीं हिलना नहीं, अभी बाबू बहुत छोटा है ना। आदि ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। हाँ माँ मैं समझता हूँ जब। अम्मा ने हंसते हुए राधिका से कहा, हाँ ये सब जानता है। इतना बोल हंस देती है और फिर राधिका से कहती है, बहू बेटा तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। राधिका ने सुकून से कहा, नहीं अम्मा मैं ठीक हूँ। अम्मा ने माथा चूमकर कहा, चलो अच्छा है, आराम कर। यूं ही 4 दिन अस्पताल में बीत जाने के बाद अम्मा बाबूजी उसे घर ले आते हैं और देव को भी खबर कर देते हैं, जिसे सुनकर देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनका मन घर जाने का करता है, मगर उन्हें भी छुट्टियां नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो मन मारकर अपनी ड्यूटी पर ही रुकी रहे। इधर राधिका को अस्पताल से आने के बाद अम्मा ने सख्त हिदायत दी थी कि वो काम नहीं करेगी, बस पूरी तरह से आराम करेगी और अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी, क्योंकि अभी वो कमजोर है, ज्यादा काम उसके लिए ठीक नहीं। अम्मा उसका पूरा ख्याल रखती है, काम के लिए एक काम वाली भी लगा दी थी। धीरे धीरे 1.5 महीना गुजर गया और राधिका अब पहले से बहुत बेहतर हो गई। और आज बच्चे के नामकरण और अन्नप्राशन का दिन था। पूरे मोहल्ले में न्योता दिया गया था। शाम का वक्त सभी लोग आए और पंडित जी पूजा समाप्त करके अब बच्चे के नामकरण करने के लिए पत्रिका देखने लगे और बोले, बहुत शुभ मुहूर्त में जन्मा है बच्चा, दिन भी बहुत शुभ है। बाबा भोलेनाथ के दिन सोमवार को जन्म हुआ है इसका, और नक्षत्र भी बिल्कुल शुभ है। छवि है पूरी भोलेनाथ की इसमें, उन्हीं की तरह तेज, वीर और साहसी, निर्भीक होगा। और एक बहुत जरूरी बात का ख्याल रखिएगा, जब इसे गुस्सा आएगा इसके गुस्से पर काबू नहीं होगा। बाकी सब बहुत शुभ है। पंडित जी की बात सुनकर सभी घर वाले खुश थे, बस राधिका को थोड़ी चिंता थी उसके गुस्से की, मगर अम्मा ने समझाया तो वो भी समझ गई। फिर बाबूजी पंडित जी से बोले, पंडित जी बच्चे का नाम क्या रखें। पंडित जी बोले, जैसे कि मैंने बताया इस बच्चे पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो उस हिसाब से उन्हीं का नाम इसे देना सबसे शुभ होगा, और इसके राशि नक्षत्र के हिसाब से अ अक्षर से नाम रखना शुभ होगा, इसलिए इसका नाम होगा अभय प्रताप, जिसे किसी भी चीज का भय नहीं होगा, जो साहसी और प्रतापी होगा। उनकी बात सुन सभी खुश हुए और हल्दी चावल पर नाम लिखकर नामकरण संपन्न हुआ, और फिर उसी जगह अन्नप्राशन की विधि भी पूरी हुई। सभी बहुत खुश थे, सबको बस एक कमी कर रही थी कि काश देव इस वक्त उन सबके साथ होते। सोचते हुए राधिका की आंखें भर आई, तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, अभय प्रताप, वाह क्या नाम है, मतलब मेरे दोनों बच्चों का नाम एक जैसा होगा, वाह। वो कोई और नहीं बल्कि देव थे, जो बिना किसी को खबर किए आ गए थे। उन्हें देख सभी बहुत खुश हुए। राधिका तो एक पल उन्हें देखती ही रह गई कि तब तक देव उसके करीब आ पहुंचे और बोले, ऐसे घूर क्यों रही हो, मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या। राधिका चौंकते हुए अचानक बोली, नहीं नहीं। देव ने चुटकी दी, क्या सच में नहीं अच्छा लगा तो लौट जाऊं। राधिका हड़बड़ा कर बोली, नहीं मैं वो बोल रही थी कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सच में आ गए हैं। देव मुस्कुराए, मैंने सोचा कि बिना बताए पहुंच जाऊं और सबको सरप्राइज दे दूंगा। उनकी बात सुन अम्मा ने उनके कान खींचे और बोली, देवा अब तो सुधर जा, बाप बन गया है तू, अब बच्चा नहीं रहा। देव ने मासूमियत से कहा, अम्मा लेकिन आपका और बाबूजी का बच्चा तो मैं अभी हूं ना। बाबूजी बोले, हाँ ये बात तो सच है। फिर सभी साथ में हंस पड़े कि तभी राधिका की गोद में मुन्ना रोने लगता है। उसको रोते देख बाबूजी बोलते हैं, लगता है इन्हें ये बात रास नहीं आई, और फिर हंस देते हैं। तभी देव की नजर अपने बेटे पर जाती है, वो उसे देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पहली बार आज देव सबके सामने भावुक हुए थे। बात ही इतनी बड़ी थी, अपने पहले बच्चे को वो उसके जन्म के 1.5 महीने बाद जो देख रहे थे। उन्होंने जल्दी से उसे राधिका की गोद से लिया और प्यार से उसके माथे को चूमकर बोले, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तभी बीच में आदि बोल पड़ा, नहीं पापा झूठ बोल रहे हो, ये मेरी तरह है, देखिए इसकी आपके जैसे मुझे भी नहीं है, मेरी तरह है ये। उसकी बात सुन देव उसे भी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, एक सा नाम भी हो गया, दो शेर बेटे हैं मेरे। इतना बोल वो दोनों के माथे को चूम लेते हैं। बातचीत के साथ देर रात प्रोग्राम खत्म होता है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, और राधिका भी मुन्ने को लेकर कमरे में सोने आ गई, और देव अम्मा बाबूजी के साथ थोड़ी देर बात करते हुए आदि को सुलाते रहे। जब वो सो गया तो फिर उसे बाबूजी के पास सुलाकर खुद कमरे में आ गए। कमरे में आकर उन्होंने देखा राधिका सोई थी और मुन्ना भी। देव बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर बिस्तर पर आके बैठ गए और अपने बेटे को ध्यान से देखने लगे। उनका मन ही नहीं कर रहा था कि वो सो जाए, वो तो बस अपने बेटे को जी भर देख लेना चाहते थे। वो उसे ही देख रहे थे कि राधिका की आवाज उनके कानों में पड़ी। अब आप इसे देखते ही रहेंगे या सोएंगे भी, सुबह देख लीजिएगा, अभी आराम कीजिए, सफर से आए हैं और फिर घर में भागम भाग थी, थक गए होंगे आप ही। देव ने मध्यम आवाज में जवाब दिया, थका तो हूँ मगर मन नहीं कर रहा है सोने का, बस दिल कर रहा है कि इसे ऐसे ही देखता रहूं, बहुत इंतजार किया है मैंने इसे देखने का। राधिका बोली, सुबह देख लीजिएगा, अभी सो जाइए, लाइट ऑफ कर लीजिए, नहीं तो जनाब जाग जाएंगे और फिर रो रो के पूरे मोहल्ले को जगा देंगे। देव हंस देते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है बंद करता हूँ, और फिर वो भी लाइट बंद करके बच्चे को उठाकर अपने पास अपने पेट पर सुला लेते हैं और सो जाते हैं। उनकी ये हरकत देख राधिका मुस्कुरा देती है। राधिका की मुस्कुराहट सुकून भरी थी, पर देव की बंद आंखों के पीछे अब भी लहरों का शोर था। अभय प्रताप का जन्म एक नई रोशनी लाया था, पर पंडित जी की वो चेतावनी राधिका के मन के कोने में अब भी गूंज रही थी, जब इसे गुस्सा आएगा तो इसके गुस्से पर काबू नहीं होगा।
बच्चों के साथ खेलने में मशगूल थे और आदि, जिसकी आंखों में अपने पिता के प्रति एक अनूठा गर्व था, आज एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। उसने बड़ी मासूमियत से देव की तरफ देखा और अपनी तोतली आवाज में चहकते हुए कहा, पापा पापा, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसे बनूंगा। देव के चेहरे पर पिता होने का गौरव चमक उठा। उन्होंने अपने नन्हे शेर को पास खींचते हुए बड़े लाड से शाबाशी दी और बोले, वाह क्या बात है मेरे शेर, शाबाश। आदि का उत्साह अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी नन्ही छाती फुलाकर बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ पापा, फिर मैं भी ऐसी वर्दी खरीदूंगा। देव आदि की इस भोली बात पर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और हंसते हुए बोले, बेटा ये वर्दी खरीदने से नहीं मिलती। आदि के लिए ये बात किसी पहेली जैसी थी। उसने कुछ पल के लिए गहराई से सोचा और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देव की ओर देखते हुए पूछा, फिर कैसे मिलती है? देव ने आदि की नन्ही हथेलियों को अपने हाथ में लिया और बड़े धीमे स्वर में उसे जीवन का मर्म समझाया। मेहनत करनी पड़ती है बेटा, बहुत मेहनत और पढ़ाई भी। आदि ने बड़े जोश के साथ सिर हिलाया, जैसे उसने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य पा लिया हो। वो चहक कर बोला, हाँ पापा, मैं करूंगा ना पढ़ाई और मेहनत भी। देव ने उसे चूमते हुए कहा, बिल्कुल मेरे शेर। तभी आदि की नजर पास ही लेटे अपने छोटे भाई पर पड़ी। उसने अपनी नन्ही उंगलियों से उसकी तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसको भी लेते जाऊंगा अपने साथ। देव आदि की इस भाईचारे वाली मासूमियत पर मुस्कुरा दिया और उसे दुलारते हुए बोले, बिल्कुल ले जाना, मगर अभी ये बहुत छोटा है ना। आदि ने बड़ी समझदारी से सिर हिलाया और कहा, हाँ पापा, मुझे तो पता है। इसके बाद आदि फुदकता हुआ बाहर बरामदे में खेलने निकल गया। उन दोनों बाप बेटों की बातें रोज इसी विषय पर होती थी। रोज आदि देव से नेवी में जाने के लिए क्या क्या करना होता है और क्या नहीं, ये सारी बातें पूछता। देव उसे जो भी बताते वो छोटी सी उम्र में भी उन बातों को इतने गौर से सुनता जैसे कोई बड़ा और समझदार इंसान सुन रहा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और देव की कुछ दिनों की छुट्टियां समाप्त हो गई। उन्होंने आदि को मेहनत से पढ़ने के लिए कहा और राधिका से घर में सबका ख्याल रखने को कहकर वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। कहते हैं समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जाता है, किसी के लिए कभी थमता नहीं। यूं तो देव को छुट्टियां अक्सर मिल जाया करती थी और जब भी वो घर आते अपने दोनों बेटों के साथ खूब खुश रहते और अम्मा बाबूजी की भी खूब देखभाल करते। इसी खुशहाल माहौल में देखते ही देखते 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब आदि 14 साल का हो गया था और अभी 10 साल का। दोनों भाइयों में खूब जमती थी और उनका रिश्ता भाइयों के साथ साथ जिगरी यारों जैसा था। जहाँ आदि शांत व नर्म स्वभाव का था, वहीं अभी गुस्सैल और जिद्दी। वो अपनी हर जिद को हर हाल में पूरा करवा कर ही मानता था। एक दिन दोनों भाई स्कूल से लौटते वक्त संगम घाट पर जाकर बैठ गए। शाम का वक्त था। घाट का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। ढलता हुआ सूरज, आसमान में उड़ते पक्षी और संध्या आरती की गूंज। हवा में अगरबत्तियों के जलते कट्ठर की खुशबुओं का एक अजीब सा नशा घुला हुआ था। आदि ने घाट की रौनक देखते हुए अपने भाई से कहा, देख अभी, आज घाट पर कितनी ज्यादा रौनक है ना। अभी ने भी आसपास के माहौल को निहारा और कहा, हाँ भाई, कुछ खास लग रहा है। आदि ने उसे जानकारी देते हुए बताया, नहीं कुछ खास नहीं, बस 2 दिन में कुंभ मेला लगने वाला है ना, उसकी तैयारी है। अभी की आंखों में चमक आ गई। वो उत्साह से बोला, अच्छा इस बार मैं भी देखूंगा। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, सब मिलकर जाएंगे, दादा दादी को भी लाएंगे। लेकिन अभी का पारा तो दादा दादी के नाम पर ही चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, अरे बुढ़ाओ दादू तो फिर मुझे पका ही देंगे और बुढ़िया दादी गाल खींचती रहेंगी मेरा। मैं नहीं लाऊंगा उन दोनों को, पहले ही बोल रहा हूँ भाई। आदि ने चेहरे पर थोड़ी सख्ती लाकर उसे टोका, अभी वो दादा दादी है हमारे। अभी ने फौरन अपनी बात संभालते हुए खिलखिला कर कहा, जानता हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। आदि ने चुपचाप अभी के चेहरे को पढ़ा और अचानक एक सवाल दागा, एक बात बता, तूने आज फिर लड़ाई की है ना। अभी ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। वो बोला, नहीं तो भाई, मैं कहाँ लड़ता हूँ किसी से। आदि उसकी रग रग से वाकिफ था। वो व्यंग से बोला, लड़ता तो मैं हूँ ना। अभी ने मासूम बनकर पूछा, आप किससे लड़कर आए। आदि ने उसे संजीदगी से टोकते हुए कहा, अभी मजाक नहीं, बोल क्यों मारा तूने उस केतन को इतना। अभी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने तुमसे शिकायत की। आदि ने बताया, नहीं उसने नहीं की, उसके भाई ने की। ये सुनकर अभी गुस्से से भर गया और तमतमाते हुए बोला, अच्छा तो वो ज्यादा उछल रहा है, कल बताता हूं उसे। आदि को चिंता होने लगी। उसने बड़े भाई के नाते उसको झकझोरते हुए पूछा, अभी क्या ये सब, क्यों इतना गुस्सा आता है तुझे, अगर कुछ हो जाता उसे तो। अभी ने अपनी दलील देते हुए दृढ़ता से कहा, भाई उसने तुम्हें गलत बोला, बोल रहा था कि आप लड़की के जैसे मुंह छुपाते हो सबसे, हिम्मत नहीं है आप में उसे सामना करने की। आदि ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ तो क्या हुआ, इस बात के लिए तुमने उसे इतना कूट दिया, मालूम है हफ्ते भर तक उठेगा नहीं बिस्तर से, और कल शिकायत जो घर से जाएगी उसके बाद क्या होगा, माँ को क्या जवाब दोगे। अभी ने बेफिक्र होकर हंसते हुए कहा, भाई वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है जो आपको गलत बोलेगा उसको मैं ऐसे ही मारूंगा, एक बार नहीं बार बार मारूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। और रही बात माँ की, उनको मनाने के लिए आप हो ना। आदि ने उसे करीब खींचते हुए समझाया, देख अभी मैं माँ को तो समझा लूंगा, पर अगर तेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे दिक्कत तुझे होगी मेरे भाई। तू जानता है ना हमारे माँ पापा का एक ही सपना है, हम दोनों को नेवी में ऑफिसर बनने देखने का। यही वो क्षण था जब अभी के भीतर का बाकी जाग उठा। उसने साफ और सपाट शब्दों में कहा, भाई आपको जाना है तो जाइए नेवी में, मैं कभी ले जाऊंगा। आदि सन्न रह गया। उसने हैरानी से पूछा, अभी क्या बोल रहा है तू। अभी ने बिना डरे अपनी बात दोहराई, सही बोल रहा हूँ भाई, मुझे नहीं जाना नेवी में, क्या फायदा जाकर। आदि का गला सूख गया। उसने फिर पूछा, क्या मतलब। अभी ने अपना तर्क दिया, भाई वहाँ आपके जैसे और पापा के जैसे शांत लोगों की जरूरत है, जो सीधे साधे हो, जिन्हें गुस्सा ना आता हो, लड़ाई झगड़ा ना करते हो। मेरे जैसे वो काम नहीं है वहाँ, और मुझे जहाँ ये सब नहीं वहाँ जाना कतई मंजूर नहीं। आदि ने उसे याद दिलाने की कोशिश की, तू बोल क्या रहा है, तुझे पता भी है छोटे, हमारे माँ पापा का सपना है ये, और तू। अभी ने बीच में ही उसे टोक दिया, भाई उनका सपना है मेरा नहीं है, और फिर आप तो हो ही ना उनका सपना पूरा करने के लिए। आदि ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, और तू क्या करेगा, तेरा क्या सपना है। अभी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो जो संगम की लहरों से टकराने का साहस रखती थी। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता भरकर कहा, मैं तो वहाँ जाऊंगा जहाँ मुझे जाना है, आर्मी में। आर्मी में जाऊंगा मैं, मुझे नेवी नहीं आर्मी ज्वाइन करनी है और देश की सेवा करनी है। आदि का हाथ अभी के कंधे पर जम सा गया। उसके कानों में अभी के ये शब्द गूंज रहे थे जिन्होंने आज शर्मा परिवार की परंपरा को जड़ों से हिला दिया था। संगम की आरती की घंटी एक चेतावनी की तरह बज उठी। आदि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई के जज्बे पर नाश करे या आने वाले उस तूफान से डरे जो ये सच घर पहुंचते ही खड़े होने वाला था। तभी अभी ने अपना बस्ता उठाया और घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा, पीछे आदि को एक अंतहीन कश्मकश में छोड़कर।
संगम की उस शाम ने आदि के मन में एक गहरा शोर भर दिया था। वो अभी के उस आर्मी वाले फैसले से पूरी तरह सन्न था। आदि ने एक आखिरी कोशिश करते हुए उसे झकझोरना चाहा और आश्चर्य से पूछा, क्या तू पागल हो गया अभी? जानता भी है क्या बोल रहा है? पापा माँ का सोचा है? उनसे जब तू ये बोलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अभी देरी हो गई है, माँ इंतजार कर रही होंगी। अभी को जैसे ही माँ का ख्याल आया उसे अपनी भूख का एहसास हुआ। वो बोला, चलिए भूख लगी है मुझे। आदि ने उसके धूल भरे कपड़ों और बिखरे बालों को देखा और टोकते हुए कहा, पहले तू अपना हुलिया ठीक कर, माँ देखते ही पहचान लेंगी कि फिर से लड़ाई करके आया है। अभी ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया और कहा, फिर जल्दी से अपने कपड़े झाड़कर हाथ पैर साफ कर दोनों भाई घर को निकल जाते हैं। पूरे रास्ते जहां अभी अपनी ही मस्ती में था वहीं आदि सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में अभी की कई सारी बातें गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही दोनों घर पहुंचे हाथ पैर धोकर अभी अपनी दादी के पास बैठ गया और बड़े ही लाड से बोला, और मेरी बुढ़िया रानी क्या हाल है तुम्हारे? अम्मा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तूने फिर मुझे बुढ़िया कहा? अभी ने तुरंत मासूम सा चेहरा बनाया और उसे बहलाते हुए बोला, रानी भी तो कहा, बुढ़िया रानी। अम्मा ने उसे प्यार से डांटा, मार खाएगा तू, अभी बहुत शैतान हो रहा है तू। अभी कहाँ रुकने वाला था, उसने खिलखिलाते हुए फिर से छेड़ा, और आप बुढ़िया हो रही हो। तभी राधिका अंदर से बाहर आती है और खाना खाने को कहती है। दोनों भाई खाना खाते हैं और फिर राधिका अपनी पारखी नजरों से अभी को देखते हुए कहती है, क्या करके आया है तू आज फिर? अभी ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या क्या किया है मैंने? राधिका का स्वर अब सख्त हो चला था। यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अभी ने फिर सफाई दी, कुछ भी तो नहीं माँ, मैं क्या करूंगा? राधिका का पारा अब चढ़ने लगा था। उसने स्पष्ट लहजे में कहा, वो केतन की माँ आई थी घर पर और सब बता के गई है। अब तू बता क्यों मारा तूने उसे? अभी कुछ बोलता उसके पहले ही आदि बीच बचाव करने के लिए बाहर आते हुए बोला, माँ अभी की कोई गलती नहीं है, उसने तो बस। राधिका ने आदि को वहीं रोक दिया और कड़क कर बोली, तू इसकी वकालत करने फिर आ गया? आदि ने फिर कोशिश की, नहीं माँ मैं तो बस। राधिका ने उसे झिड़कते हुए कहा, नहीं तो बस चुपचाप बैठ, वकालत मत कर इसकी। फिर गुस्से से अभी की तरफ मुड़ते हुए बोली, मुझे इससे जवाब चाहिए, क्यों मारा इसने उसे? अभी ने अपनी नजरें राधिका से मिलाई और बिना किसी डर के कहा, गलत बोला उसने भाई को, इसलिए मारा मैंने। राधिका की हैरानी बढ़ गई, क्या गलत बोला उसने? जो तूने उसे इतना मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई? अभी के सीने में वही उबाल फिर से लौट आया। वो तमतमाते हुए बोला, जो भी बोला गलत बोला, और जो मेरे भाई को मेरे सामने गलत बोलेगा उसका यही हाल करूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। इतना बोल अभी गुस्से में अपने कमरे में चला गया। राधिका वहीं ठिठक कर रह गई। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ था। वो बुदबुदाई, देखा इसे, अभी से ये हाल है, पता नहीं आगे क्या करेगा ये लड़का, कुछ समझ नहीं आता मुझे। आदि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, अपना अभी बहुत समझदार है, समय के साथ बदल जाएगा, तुम चिंता मत करो। राधिका का मन नहीं माना। भगवान जाने कब सुधरेगा ये, इसका गुस्सा किसी दिन इसे किसी मुसीबत में ना डाल दे। अभी छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा तो मुझे चिंता हो रही है। तभी बाबूजी अंदर से आते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा बहू बेटा, देखना तुम एक दिन इसी बेटे पर नाज करोगी। राधिका ने निराशा से कहा, गुस्सा बहुत आता है इसे, जाने क्या करेगा, और आप बोल रहे हैं नाज करूंगी। अम्मा ने भी बात संभाली, बहू अभी छोटा है। अभी राधिका की चिंता अब जायज डर में बदल रही थी, इसलिए ज्यादा चिंता है अम्मा, अभी छोटा है तो ये हाल है, बड़ा होगा तो क्या होगा? बाबूजी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, कुछ नहीं होगा, बस अपने बाप जैसा समझदार और सफल नेवी ऑफिसर बनेगा। उनकी बातें सुन आदि को अभी की घाट वाली बातें याद आ गई और वो चिंता में डूब गया। राधिका ने बस एक ठंडी आह भरते हुए कहा, काश ऐसा ही हो। अम्मा ने भरोसा दिलाया, ऐसा ही होगा बहू बेटा, तुम चिंता ना करो। रात का सन्नाटा गहरा हो गया था। आदि अभी के पास आता है, अभी चुपचाप बैठा होता है। आदि ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अभी की मुट्ठियां फिर से भींच गई, कल उसको छोड़ूंगा नहीं। आदि ने अपना सिर पकड़ लिया, अभी तू क्यों समझता नहीं है भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, चल छोड़ मेरी बात सुन। अभी ने धीमे से कहा। आदि ने माहौल बदलने के लिए कहा, कल हम घाट पर चलेंगे सुबह सुबह आरती के समय। अभी ने बताया, मैं रोज जाता हूँ। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, मगर कल हम घूमने जाएंगे, दौड़ने नहीं। अभी मान गया, ठीक है चलेंगे। और फिर दोनों भाई सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों भाई घाट पर यूं ही टहल रहे होते हैं कि आदि अभी को समझाने का प्रयत्न करता है, अभी भाई तू समझना, ये आर्मी को छोड़ नेवी की तैयारी कर मेरे भाई। अभी ने बेरुखी से पूछा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? आदि ने गंभीरता से समझाया, बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर भाई हमारे पापा माँ का सपना है हमें नेवी में देखने का। अभी का जवाब फिर भी वही अटल था, तो वो सपना तुम पूरा कर रहे हो ना? आदि ने अपनी भावनाएं सामने रख दी, मगर हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हमेशा यही सोचा है मैंने, तेरे बिना मैं अकेले कैसे रहूंगा? अभी ने अपना रुख साफ किया, भाई मैंने सोच लिया है, और अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप भी आर्मी की तैयारी करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। आदि घबरा गया, और माँ पापा का सपना? अभी ने बड़ी ही तार्किकता से कहा, पापा है ना नेवी में, उनका सपना पूरा हो गया, अब हमारे सपने की बारी है जिसे मुझे पूरा करना है। आदि ने हैरानी से पूछा, तुझे आर्मी के लिए किसने इतना सब कुछ बताया? अभी की आंखों में वही गर्व और सम्मान जाग उठा। वो बोला, आपको पता है पिछले साल बाढ़ आई थी, वहाँ सभी लोग मर रहे थे, तो उन्हें बचाने के लिए कोई नेवी नहीं गई थी, वहाँ आर्मी के लोग गए थे। उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई थी, कोई नेवी वाला नहीं था वहाँ। और अपने स्कूल में भी तो दयानंद सर ने भी आर्मी के लिए कितना कुछ बताया, आर्मी बहुत महान होती है भाई, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। आदि अब समझ चुका था, अभी के इरादे पत्थर की लकीर बन चुके हैं। उसने पूछा, अच्छा ये बात है, और पापा माँ से क्या कहोगे? अभी ने भविष्य को अनिश्चितता पर छोड़ते हुए कहा, पता नहीं, अभी तो तैयारी कर रहा हूँ, जब समय आएगा तब बात कर लूंगा। आदि ने अंततः हार मानते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, चल भाई कोई नहीं, आर्मी हो या नेवी, दोनों ही देश की सेवा है, तू अपनी तैयारी कर, मैं अपनी, मगर हम हमेशा साथ रहेंगे, ये पक्का है। अभी ने चमकती आंखों से आदि की ओर देखा, वो हमेशा रहेंगे भाई, आप मेरे भाई और यार हो, तो आर्मी मेरा प्यार, दोनों से कभी अलग नहीं होना है मुझे। आदि उसकी इस परिपक्वता को देखते हुए दंग रह गया और चुटकी लेते हुए बोला, ओए तू अभी 10 साल का है और ये प्यार व्यार कहाँ से सीख गया? अभी खिलखिला पड़ा, भाई प्यार प्यार होता है, कब किसे किस उम्र में हो जाए क्या पता। आदि उसकी बात सुन आश्चर्य से देखते हुए बोला, तू बहुत समझदार हो रहा है, संभल के रहना पड़ेगा तुझसे। अभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई